चलिए, ये जो हमारा है वो सेक्शन कौन सा था, टाइप्स ऑफ सेक्शन ये करवाए थे। इसमें आपका क्या था कि पहले हमें बताए थे कि आपका बैलेंस सेक्शन है, ध्यान से सुनना इधर। अब इसमें क्या होता है कि एक तो आपका जब स्ट्रेन डायग्राम हम बनाते हैं, कौन सा डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम जब हम बनाते हैं तो आपका ऊपर में जो रहता है वो आपका स्ट्रेन मैक्सिमम कितना होता है, 0.0035 हम लेते हैं। ये इतना आपका सेट कर दिया हुआ रहता है कि इतना आपका मैक्सिमम स्ट्रेन तक होगा, और इसके अगर आगे स्ट्रेन आता है तो क्या हो जाएंगे, ये फेल, खत्म। आपका 0.0035 इसमें स्ट्रेन आया। अब आगे देखते हो, अगर यहाँ पर ये चीज हो सकता है स्ट्रक्चर में कि दो चीजें हो सकता है। अब इसमें जब दो चीजें, स्टील भी है और क्या है हमारा कंक्रीट है, यही दो मटेरियल है और कुछ भी नहीं है मेरे पास, एक स्टील है और दूसरा क्या है, कंक्रीट है। तो ऐसा हो सकता है ना कि हम स्टील ज्यादा दे देंगे, कंक्रीट को कम कर दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंक्रीट का हम ग्रेड ज्यादा दे और स्टील कम कर दे। तो अगर कम बेसी हम दोनों कर सकते हैं, तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात होता है कि किसको हम कम करें किसको ज्यादा करें, ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए, ठीक है, कि किस चीज को हम कम करें किस चीज को नहीं कम करें, कि दोनों हम बराबर रखें। तो उस कंडीशन के अनुसार कि कितना स्ट्रक्चर पे स्टील देना चाहिए, उस परसेंटेज के अनुसार कौन सा ग्रेड सिलेक्ट करे, Fe 415, Fe 500, कितना डाया बार सिलेक्ट करे। तो इस चीज को समझने के लिए आपका ये जो सेक्शन है इसको समझना बहुत जरूरी है। मेरे पास 3 टाइप के सेक्शन है, पहला है बैलेंस सेक्शन, अंडर एनफोर्स और ओवर एनफोर्स सेक्शन, ये 3 सेक्शन है। अब समझते हैं कि हम एक और तरीके से बताए थे कि अगर आप इन दोनों का स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग देखोगे तो हम पीछे फाइंड आउट किए थे, ध्यान से सुनना, कि अगर ए स्ट्रेन के हेल्प से, तो जिसमें ए और ए को क्या किए थे, सिमिलर ट्रायंगल किए थे, तो सिमिलर ट्रायंगल के हेल्प से हम ए जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकाले थे, तो ये जो डिस्टेंस निकाले थे वो इस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग था, ध्यान से सुना, इस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग। और ए स्ट्रेन कहीं ना कहीं लिमिटिंग स्ट्रेन है, कौन सा है, लिमिटिंग है। तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो डिस्टेंस निकला था इसको हम बोल दिए थे कि एक्सिव लिमिटिंग है, जिससे हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि किसमें आपका स्ट्रक्चर में जल्दी स्ट्रेन आएगा और किसमें जल्दी नहीं आएगा। अगर कोई भी वैल्यू को अगर हम लिए और वो एक्सिव लिम के बराबर हो गया, इसका मतलब कि दोनों में स्ट्रेन आ गए, लिमिटिंग तक क्या हो गया, पहुंच गया स्ट्रेन। तो लिमिटिंग तक स्ट्रेन हमारा क्या करेगा, ये पहुंच गया, तो पहुंच जाएगा दोनों में, और दोनों साथ में जब पहुंचेगा तो इस टाइप के सेक्शन को कौन सा बोले थे हम, बैलेंस सेक्शन बोले थे। क्या बोले थे, बैलेंस सेक्शन बोले थे। दूसरा मेरे पास अंडर एनफोर्स सेक्शन है। अंडर एनफोर्स में देख रहे हैं कि ए जो है वो बैलेंस वाला लाइन है, जो डॉट डॉट किए हैं वो किसका लाइन है, बैलेंस वाला है। लेकिन ए कब होगा, जब अब बहुत ज्यादा लोड रहेगा तब स्ट्रक्चर पे, मान लेते हैं कम लोड आया है, कम लोड आया, या फिर मटेरियल जो है वो थोड़ा सा कम प्रोवाइड वगैरह किए हैं, तो एक्सिव लिम के आसपास नहीं जाएगा। अब इससे क्या हो गया, ऊपर आ गया। ऊपर आने का मतलब ये तुम देख रहे हो कि अगर ये ऊपर हो रहा है, ध्यान से सुनो, इधर मारेंगे ना तुमको, देखो इधर, तो ये जो है वो ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ध्यान से, अगर ये ऊपर शिफ्ट कर रहा है तो आप यहाँ से इसको ऐसे मिलाइए, तो जब यहाँ से ऐसे मिलाओगे, देखो ना, ई जब ऊपर शिफ्ट किया तो ई तो ये नहीं आएगा, ये तो इधर हम तो ऐसे तिरछे तो नहीं ले जा सकते इधर, यहाँ पर स्ट्रेन कहीं ना कहीं कम आ रहा है, क्या आ रहा है, स्ट्रेन कम आ रहा है, और यहाँ पर पूरा अचीव कर लिया। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि इसमें कम आ रहा है, तो ये कौन सा नेचर का है, ब्रिटल नेचर का है, और ये कौन सा नेचर का है, डक्टाइल नेचर का है। तो अगर इसमें स्ट्रेन अभी पूरा नहीं आया है, इसमें पूरा आ गया है, तो अगर समझो कि अगर ये स्ट्रक्चर फेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो फेल करते हैं, आज नहीं तो एक लिमिट के बाद फेल कर जाता है, अरे करता है ना, एक लिमिट के बाद स्ट्रक्चर क्या करता है, फेल करता है। तो अगर फेल करेगा तो देखो, सबसे पहले स्टील फेल करेगा कि ये फेल करेगा, स्टील, इतना तो बात समझ में आ रहा होगा कि पहले स्टील फेल करेगा। तो स्टील जो फेल करेगा वो कौन सा नेचर का है, ये डक्टाइल नेचर का है, तो सबसे पहले तो ऐसे बेंड करेगा, जैसे यही है जिस पे हम अभी ऐसे बैठे हुए, तो ये जो है वो जब हम इस प्रकार से कर रहे तो वे जो है वो कहीं ना कहीं अपना डिफॉर्मेशन मतलब शेप को चेंज कर रहा, बट ये फेल नहीं कर रहा। लेकिन यही अगर कोई कांच के शीशे रहे, ठीक है, कांच का रहे, और उस पर अगर मान लेते हैं कि वो ब्रिटल नेचर का, तो जैसे ही चढ़े वो कुछ भी डिफॉर्मेशन, कुछ भी आपका शेप चेंज नहीं करे, एक बार की क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा और हम नीचे गिर जाएंगे।
तो अगर ये पहले फेल कर रहा, कौन पहले फेल कर रहा? स्टील। तो ये हमें वार्निंग देने की कोशिश करेगा कि ये जो है वो फेल होने के कगार पे है, आप थोड़ा सा दूर चले जाओ या फिर आप इस स्ट्रक्चर को यूज नहीं करो। लेकिन अगर इस टाइप के सेक्शन नहीं बना करके अगर आप इस टाइप के सेक्शन बनाओगे तो देखो, तो ये पहचान में कैसे आ रहा कि कौन जल्दी फेल करेगा नहीं? तो आपको सिंपल सा बात है कि आपको ये सब कुछ नहीं देखना, सिर्फ आप एक्सयू देखिए जो आ रहे हैं। तो आ रहा तो देखो एक्सयू हमारा एक्सयू लिम से कम हुआ, तो जब एक्सयू लिम से कम हुआ तो कौन सा सेक्शन हो जाएगा? अंडर एनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। अब यहां से देखो ये जो लिमिटिंग वाला लाइन है, इस लाइन के नीचे आ गए हैं तो क्या हो गया? एक्सयू ग्रेटर देन हो गया। तो इसमें देखो, इसमें डॉट डॉट वाला तो पहले बनेगा, फिर बाद में जब बनाओगे तो देखो स्ट्रेन आपका कंक्रीट में पूरा आ गया, मतलब मैक्सिमम। अब ये स्टील में नहीं है तो स्टील फेल करेगा, पहले ये फेल करेगा। और पहले ये फेल करेगा तो ये ब्रिटल नेचर का है, डायरेक्ट क्या कर देगा? ये सडन फेल्यूर कर देगा। तो इस चीज का हम एलएसएम के अंदर में अवॉइड करते हैं, हम इसका यूज नहीं करते हैं, इस चीज का याद रखें। ये तो बात रही जो कि कल भी बताए थे। आगे फिर वही है कि आपका जो है वो 1 बाय 1 करके कि इसको समझाए थे कि बैलेंस सेक्शन है तो दोनों आपका क्या होगा कि एक ही बार अचीव करेगा। दोनों क्या करेगा? ये दोनों एक ही बार अचीव करेगा। और इसका आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना चाहते तो एक्सयू की जगह पे क्या रख दीजिएगा? एक्सयू लिम रख दीजिएगा। तो उसके लिए 53D, 48D, 46D, 44D, 43D लिखवाए हैं ना, तो वो सारे चीजें यहाँ पर रख देंगे। तो कहीं से भी कोई से भी निकाल सकते हो, निकल जाएगा। अंडर एंड फोर्थ सेक्शन में कौन सा होता है? तो आपका उसको बोलते हैं जिससे स्ट्रेन जो होता है वो आपका स्टील में पहले अचीव हो जाता है। ये चीज लिखा हुआ। इसमें आपका कौन सा फेल्यूर देखने को मिलेगा? तो डक्टाइल फेल्यूर देखने को मिलता है। ये चीज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर आप एक्सयू वाला रखिएगा, जो एक्चुअल में आया है, एक्सयू लिम वाला नहीं, क्योंकि दोनों में तो इसमें था कि दोनों बराबर था, तो चाहे आप एक्सयू रखो या फिर एक्सयू लिम, दोनों तो सेम आया। लेकिन इसमें हम एक्चुअल वाला रखेंगे और ये कहीं ना कहीं एक्सयू से एक्सयू लिम क्या होंगे? ये कम होंगे। तो ये वाला हम यहाँ पर डेटा को रखेंगे। दूसरी पॉइंट है ये कि ओवर एनफोर्स सेक्शन। कौन सा है सेक्शन हमारा? ओवर एनफोर्स सेक्शन। अगर ये ओवर एनफोर्स का हम बताएं कि इसमें कंक्रीट में पहले स्ट्रेन आ जाता है, कंक्रीट में क्या आ जाता है? पहले आ जाता है। तो जो पहले आएगा वही ना पहले फेल करेगा, तो कंक्रीट फेल कर जाता। और कंक्रीट पहले फेल करना मेरे लिए खतरनाक होता है। ये मान लो कि मतलब कि स्ट्रक्चर है और थोड़ा सा भी बेंड ना हो, एक की बार ढहा जाए तो तुमको क्या लगेगा? दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि कंक्रीट का मास ज्यादा होता है स्टील के कंपेयर में, और वो गिरेगा तो तुमको चोट लगेगा कि तुम पार भी लग जाओगे। ठीक है, इस चीज के लिए। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालो? देखो एक्सयू लिम से ज्यादा होगा तो यहाँ पर तो एक्सयू रखोगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा आएगा। अरे ज्यादा आएगा ना। अब तुम स्टील ज्यादा दोगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं आएगा। लोड तो तुम स्टील जब ज्यादा दोगे तो लोड भी तो ज्यादा सहेगा स्ट्रक्चर। लेकिन फेल कैसा हो रहा है ये भी तो ध्यान में रखना है। ब्रिटल फेल्यूर होगा, पहले स्टील फेल कर जाएगा, मतलब कि कंक्रीट फेल कर जाएगा। तो आप क्या आप सोचते हो कि इतना हम मतलब कि कंक्रीट जो है तो इतना हम उस पे लोड दे स्ट्रक्चर पे? जितना जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप यहाँ से निकालोगे तो क्या तुम इतना लोड दोगे स्ट्रक्चर पे? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर तुम इतना लोड दोगे ना तो स्ट्रक्चर जो फेल कर जाएगा, कैसे फेल करेगा? सडन फेल्यूर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इससे हम कम देंगे स्ट्रक्चर पे लोड कि फेल ही ना करे। अरे यही ना होगा, कम देंगे तो फेल ही ना करेगा। तो हम जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो कहां से कैलकुलेट कर देंगे? एक्सयू को हटा, मतलब कि एक्सयू का वैल्यू नहीं हम यहाँ पर रखेंगे, किसका रखेंगे? एक्सयू लिम का रखेंगे। और वो भी, और ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसकी वजह से ज्यादा हुआ है? स्टील की वजह से हुआ है। स्टील यहाँ पर ज्यादा था, तो अब की जो हम जो लोड देंगे स्ट्रक्चर पे वो हम कम देंगे। बैलेंस वाला हम डिजाइन करेंगे। अगर पहले से मतलब डिजाइन हो रखा है और तुमको एनालिसिस करने के लिए बोला गया है, क्या करने के लिए? एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस का मतलब आपको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है कि कितना लोड मतलब कि आपको के लिए वो डिजाइन किया गया है।
एनालिसिस बताए थे हम, तुमको समझाए थे कि उसमें हम लोड को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने लोड के लिए कितने आपका डिजाइन, मतलब कि हमको कोई उसका डायमेंशन नहीं निकालना रहता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब इसका आएगा तो इसका हम नहीं, इसको हम एक्सिव लिम का मान करके क्या करेंगे, हम इसको एक्सिव लिम जब मानोगे तो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील निकाल लोगे और वो कौन वाला एरिया ऑफ स्टील आएगा, बैलेंस वाला आएगा, तो तुम वहाँ से कम कर देना। ये तो डिजाइन का पर्पस है। लेकिन अगर तुमको एनालिसिस करने के लिए बोलेगा तो जब तुम्हारा एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू लिम आएगा तो वहां पर आप जो वैल्यू रखना वो कौन वाला रखना, एक्सयू लिम वाला रखना। वो जब हम करवाएंगे तो बताएंगे। ये था। अगर तुम्हारा एक्सयू लिम वाला रखोगे जब एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू लिम तो इसका कुछ जो है वो आपका रिजल्ट आते हैं डायरेक्ट। एक्सयू अगर एक्सयू लिम के बराबर है तो इसका आपको कुछ रिजल्ट आता है। देखो अगर आप अल्टीमेट मोमेंट मतलब कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है कि 0.3 एफ सी के बी इंटू में एक्सयू लिम डी माइनस 0.42 एक्सयू लिम होता है, यही होता है। तो अगर आप माइल्ड स्टील 250 रखोगे तो उसके लिए एक्सयू लिम कितना हम निकाल करके बताए हैं, अरे कितना बताए हैं, 0.53 डी बताए हैं, 53 डी बताए हैं ना। तो अगर यहाँ पर अगर आप 53 डी निकालोगे तो सब निकाल करके आता है 0.14 एफ सी के इंटू में बी डी स्क्वायर। कल बताए थे वैल्यू को निकाल करके, ये चीज है। एफी 415 के लिए ए आ जाएगा और एफी 500 के लिए आ जाएगा। अब रही बात की लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है, देखो बात यहां से समझना। तो देखिए लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील का मतलब देखिए जब आप एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू लिम लोगे, मतलब कि अब कौन सा सेक्शन है, ये बैलेंस सेक्शन है। तो बैलेंस सेक्शन के अंदर में जब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कीजिएगा टेंशन साइड से तो 0.87 एफ वाई इंटू में ए एस टी डी माइनस में 0.42 एक्सयू ये आया था। यहां पर जो एरिया ऑफ स्टील होगा वो कौन वाला एरिया ऑफ स्टील होगा, अरे भाई जब तुम बैलेंस सेक्शन जब डिजाइन कर रहे हो तो एरिया ऑफ स्टील कौन वाला होगा, लिमिटिंग वाला होगा कि नहीं होगा, एएसटी लिमिटिंग होगा कि इतना आपको देना। इससे अगर तुम ज्यादा दियो, ध्यान से सुना, अगर इससे तुम ज्यादा दियो तो स्ट्रक्चर किस में चला जाएगा, ओवर एनफोर्स सेक्शन में। तो ये आपका लिमिटिंग कर दिया गया है बैलेंस सेक्शन में। जैसे ही पार करोगे एरिया ऑफ स्टील जैसे ही ज्यादा दोगे ओवर एनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। तो ये एक लिमिट दे दिया गया। तो एएसटी लिमिटिंग कभी कभी पूछ देता है तो वही हम निकाल दे। देखो परसेंटेज हम कैसे निकालते, तो पूरा मेरे पास सेक्शन जो होते हैं वो आपका ये सेक्शन है। हम जब भी स्टडी करते हैं तो इफेक्टिव डेप्थ वगैरह पे, ठीक है, तो टोटल डी का हम कुछ अभी नहीं लेंगे, बाद में बताएंगे। तो ये स्टील है, ये जो स्टील प्रोवाइड किया गया वो कितना एरिया में प्रोवाइड किया गया, तो ये आपका एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन जितना प्रोवाइड किए हैं और आपका इफेक्टिव एरिया, तो इफेक्टिव एरिया आपका कितना होगा, बी इंटू में क्या हो जाएंगे, स्मॉल डी लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो बी इंटू में डी, तो ई एरिया में आप कितना मतलब कि स्टील दे रहे हैं वही क्या होता है परसेंटेज। अरे यही ना करते हो, जैसे में कि कोई मान लेते हैं कि दूध है, ठीक है, तो दूध में हम क्या करते हैं कि 1 बाल्टी दूध है तो उसमें हम आधा बाल्टी पानी मिला दिए, है ना। तो अगर उसको अगर आप मिला दिए तो कितना परसेंटेज आप मिलाए हो कितना मिला लियो, 50%। तो कैसे फाइंड आउट हुआ 50%, टोटल जो था उसमें से आप कितना पानी मिला दिए, तो आधे मिला दिए। अब इसमें था कि ये टोटल एरिया में आप एरिया ऑफ स्टील कितना दे रहे हैं, तो एरिया ऑफ स्टील कम होगा और ये टोटल एरिया आपका ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाला कम, तो क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील। अरे परसेंटेज वही ना निकलता है कि आप जितना प्रोवाइड किए टोटल में से, तो ये हम परसेंटेज। अब यहाँ से एस टी इंटू में हेड। अब हम जानते हैं कि अगर कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन है और यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं हम, एक्सयू लिमिटिंग का ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक्सयू लिमिटिंग का ले रहे हैं। तो यहाँ पर 0.3 से एफ सी के बी इंटू में एक्सयू लिम इज इक्वल टू 0.87 एफ आई। ये जो था वो टेंशन फोर्स था, अरे यही था ना, टेंशन था, और ये क्या था, कंप्रेशन था। और वो भी हम कौन वाला ले रहे हैं, एक्सयू मतलब बैलेंस वाला हम ले रहे हैं। तो बैलेंस वाला, तो दोनों फोर्स को आप बराबर कीजिए। तो जैसे ही आप दोनों फोर्स को हम बराबर करेंगे तो यहाँ से कुछ वैल्यू आप क्या कीजिए कि यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील है कि नहीं, तो एरिया ऑफ स्टील को बाहर ले लाइए। तो एरिया ऑफ स्टील बाहर लागो तो ई ज्यों का त्यों हो जाएगा, अरे हो जाएगा।
और ई यहाँ से 0.87 FY नीचे हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्टील यहाँ से भी निकल गया और एक परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ से निकल गया। तो अब हम यहाँ वाला जो वैल्यू है यहाँ वाला वो हम इसमें पुट करेंगे तो परसेंटेज ऑफ स्टील दे देगा। देखो यहाँ से AST हम निकाल लिए, तो AST तो इस फॉर्मूले से निकाल लिए। अब इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पर AST, तो परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है AST अपॉन में BD। तो AST का वैल्यू को पुटिंग करोगे तो AST A रख दिया गया और BD हमारा A, तो B इंटू में D से B आपका कट जाएगा, वैल्यू A आएगा। अब ये परसेंटेज ऑफ स्टील कौन सा देगा, तो लिमिटिंग वाला AST लिमिटिंग देगा, वही ना देगा, परसेंटेज PT लिम देगा। इससे आपको ज्यादा नहीं देना है, नहीं तो ओवर एनफोर्स सेक्शन में चला जाएगा। तो ये आपका PT लिम हो गया। तो यहाँ से आप एक्सिव लिम को निकाल लोगे तो लिमिटिंग निकालोगे। अब इसके लिए जो होता है वो वैल्यू अलग अलग फाइल कर लेते, जैसे कि FC के कोई ले लेगा कि कहाँ था रे, तुम एक भाई कजनी कहाँ से सोच में से डूब जाता है। पहले परसेंटेज ऑफ स्टील अब क्या होगा AST अपॉन में क्या होगा BD। अब कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन, तो कौन वाला कंप्रेशन ले रहे हैं, बैलेंस वाला कंप्रेशन फोर्स ले रहे हैं और टेंशन फोर्स ले रहे हैं। तो एक्सिव लिम रखेंगे तो ए आपका लिमिटिंग का हो गया। आप यहाँ से AST दिख रहा होगा, AST को आप बाहर ले लो, तो AST को बाहर ले लोगे तो ई आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अब बताइए परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है AST अपॉन में BD। तो ए आप AST यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर जब रखोगे तो आपका ये निकल के आएगा, B से B आपका कट जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील निकल के 0.3 सिक्के एक्सिव लिम अपॉन 0.87 FY इंटू में D, और इंटू में क्या आ गया आपका 100। ये था आपका PT लिम। अब इसके लिए कि FCK अगर आप 20 लोगे तब क्या होगा, और एक्सिव लिम के लिए जब अलग अलग वैल्यू 53, 48, 250, 415 जिसके लिए निकालना चाहते हो, तो हम जो अभी एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि अगर FE कितना है, FE 250 है और आपका FCK कितना है 20, तो ये जो हो गया वो आपका कितना, हम मतलब कि RCC में मिनिमम ग्रेड कितना यूज कर सकते हैं कंक्रीट के लिए M20, तो हम M20 के लिए ये बताए हैं। अब तुम खुद सोच सकते हो ना कि अगर आप M25 लोगे तो ये वैल्यू चेंज कर जाएगा ना, क्योंकि FCK है। तो ये नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है। तो FE 250 और मतलब कि FCK 20 के लिए परसेंटेज, तो यहाँ से सारा वैल्यू रख दो। तो बताएं कि एक्सिव लिम अगर FE 250 के लिए रखोगे तो 53D आएगा, अरे 0.53D यही आएगा ना, बताए थे। और फिर आपका PT 250 के लिए, PT 250 के लिए अगर आप निकालोगे तो 1.75 आएगा 415 के लिए, तो यहाँ पर आप 48D होगा तो आपका 0.95 आएगा और PT 500 0.76% आएगा। ये आएगा, नहीं पूछता है सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका 250 के लिए। तो इसके लिए जब तुम ग्रेड कम यूज करोगे तो तुमको एरिया बढ़ाना पड़ जाता है, पहले भी तुमको पता होगा, ठीक है, कि आप मटेरियल को जैसे में कम मजबूत मटेरियल है तो आप उसका मोटा मोटा बनाएंगे, तो वही दिया होगा। ज़्यादा आपका जैसे जैसे बढ़ाओगे ना वैसे वैसे घटता जाएगा, ये चीज़ है। अब रही बात जो सबका इंतजार होता है बस इस चीज़ का, हाँ बस, हाँ तो वही तो बोल रहे, तो कहाँ हम बोल रहे। कंक्रीट में कहाँ हम निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं ना कि आप जो है वो पूरे जो कंक्रीट दे रहे हैं उसका कितना % आप स्टील दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो क्या होता है ना, देखो अगर प्रैक्टिकल में देखो यहाँ पर पढ़ते कुछ और है, होता कुछ और है। देखो ये जैसे मान ले कि तुम स्टील दे रहे हो, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। अरे तो ये न्यूट्रल एक्सिस का तुमको प्रैक्टिकल में थोड़ी दिखेगा, वो तो अलग बात है, वो तो तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो। जब अप्लाई करोगे तो सब में कंक्रीट रहेगा। अगर तुम बहुत ज्यादा एरिया ऑफ स्टील दो दोगे बॉन्ड अच्छा से नहीं बन पाता है। दूसरी चीज है, पहला चीज ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा दे दोगे तो सडन फेल्यूर हो जाएगा कंक्रीट का, ये चीजें बात है। तो यहाँ पर जो ये जो तुम एरिया दे रहे हो कितना दे रहे हो, स्टील कितना दे रहे हो, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि आपका डायमेंशन इतना बड़ा डायमेंशन था कि इतना बड़ा डायमेंशन में आप एरिया ऑफ स्टील दे रहे हो, कितना में दे रहे हो। तो बताओ इसमें तुम अगर 2 बार दोगे तो तुम्हारा थोड़ा सा लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर तुम 2 बार दोगे तो थोड़ा कम पड़ जाएगा ना।
तो तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर इसका डायमेंशन क्या है। तो इस डायमेंशन पूरा एरिया के हिसाब से आप एरिया ऑफ स्टील कितना दे रहे हैं, वही तो हमारा होता है परसेंटेज ना। यही होता है परसेंटेज हमारा, कि परसेंटेज क्या बताता है, परसेंटेज ये बताएगा कि एरिया ऑफ स्टील आप कितना दे रहे हैं टोटल इफेक्टिव एरिया में आपका कंक्रीट का। तो टोटल हम ए डायमेंशन का ले रहे हैं, ए ले रहे हैं कि ए आपका एरिया में आप मतलब कि कंक्रीट तो दे रहे हैं, तो उस कंक्रीट में आप कितना एरिया ऑफ स्टील दे रहे हैं, तो यही तो हमारा परसेंटेज निकलता है ना। तो ये निकाल रहे हैं कि कितना हम परसेंटेज इसमें हम दे रहे हैं। तो ये हमें जरूरी होता है चेक करना। बहुत ज़्यादा दे देंगे तब भी दिक्कत और कम देंगे तब भी दिक्कत, तो थोड़ा सा मेंटेन करके दिया जाता। ऊपर भी हाँ रहता है नहीं, तो तुम शुरू दिन बताए थे कि यहाँ पर पढ़ रहे हो फिर कहीं पर जाओ बोलो ऊपर दे दिया, तो ऐसा नहीं करना, ऊपर भी रहते हैं बट वो लोड कैलकुलेशन के लिए नहीं रहता। अगर वो डिजाइन पर्पस के लिए नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तुम दे दो। चलिए अब इसका देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो हमें समझना रहता है, क्या है वो ये है कि आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का एनालिसिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहला आप लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करोगे, जो कि बताएं 53D 48D 46D Fe2 फिर 415 500। पहला प्रोसीजर क्या है, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ई तो सबसे कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 0.87 FY AST 0.37 Sec2 में भी, और कुछ नहीं, अब तक मैं जितना बताएं वो सारा यही पॉइंट है बस, और कुछ नहीं, ये आपको कैलकुलेट करना है। यहां से आप एक्सयू निकाल जाएगा, ई एक्चुअल जो होगा वो एक्चुअली जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो निकलता है। और लिमिटिंग क्या होता है कि उतना वो रेंज होता है कि उतना तक है आपका, जिसके ऊपर नीचे जब करोगे ना तो आप कुछ चेंज होगा। जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्चुअली, तो एक्सयू में हम ए प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि एक्सयू अगर एक्सयू लिम से कम हो जाता है तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है, बताए हैं। अगर एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू लिम होता है तो बैलेंस सेक्शन होता है, एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू लिम होता है तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन, और आपको कुछ नहीं करना, बस यही चीज है। तो डायरेक्ट हम एक्सयू से कंपेयर करके पता कर लेते हैं कि कौन सा सेक्शन होने वाला, स्ट्रेन देखने की जरूरत नहीं है हमको। तो ये था आपका डायरेक्ट। उसके बाद फिर आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दीजिए, जो कि जैसे जैसे लिखवाए हैं। तो एक्सयू आपका वही होता है 0.3 के बी इंटू एक्सयू डी माइनस 0.42 एक्सयू। फिर एक्सयू जब एक्सयू लिम के बराबर होगा तो एक्सयू लिम वाला रखना, मतलब एक्सयू का वैल्यू रखना। जब ओवर एनफोर्स हो जाएगा तो हम क्या रखेंगे वहां पर, एक्सयू लिम नहीं रखेंगे, एक्सयू, और फिर हम उसको कंप्रेशन से निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीजें हमें करना रहता है। तो आप यहाँ से पूरा लिख लो, ये तो लिख लिए थे पीछे, और ए आप लिख लो यहाँ पर, और ऑनलाइन वाले भी तुम लोग लिख लेना। ए हम एक वर्ष शो करवा दे रहे, यहाँ पास ए है और आपका ए है, बस यही समझना है। और बाकी बात यही प्रोसीजर है, अब तक में जितना सब कुछ बताए हैं लास्ट यही था हमारा, ये करना रहता है और ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, और बाकी वो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। कौन सा, ए वाला? हाँ, तो मतलब कि दोनों से निकाल लो। मोमेंट का मतलब ही होता है फोर्स इनटू में डिस्टेंस। हाँ, तो डिस्टेंस क्या है? हाँ, तो वही था डी माइनस 0.42 एक्स। अभी फोर्स हमारा ये था, जैसे में देखो ना यहाँ पर फोर्स करवाए थे ना, अरे क्वेश्चन करवा देंगे। हाँ देखो यहाँ पास अभी हम क्या करवाए थे, देखो यही था ना तुम्हारा, ये फोर्स हमारा था टोटल जो सी निकल के आया था, और ये जो डिस्टेंस था तो लेबर में, तो इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये देगा क्लॉक वाइज, फिर ए ऐसे। तो अगर ये कितना आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कर रहा है, ये रोकेगा, तो एक टेंशन रहेगा और एक कंप्रेशन रहेगा। तो यहाँ पर कंप्रेशन में कितना लोड रेजिस्ट कर रहा है तो अलग, तो ई हो गया। तो इसके अबाउट निकालना है या फिर इसके अबाउट, तो दोनों सेम ही होना चाहिए, मतलब कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां से जब कैलकुलेट करोगे तो सुने, तो यहां से आपका मोमेंट का मतलब फोर्स ई हो गया और डिस्टेंस ई हो गया, फोर्स ऐसे जा रहा है और डिस्टेंस ई हो गया। तो ऐसे जैसे में अगर आपको मोमेंट निकालना है किसी के भी अबाउट, तो क्या कर सकते, देखो ई है और ई मान लेते हैं कि फोर्स है, दैट इज एफ, और ए आपका डिस्टेंस है और इसके अबाउट निकालना है। तो यहाँ से आप मतलब कि घुमाओगे इसको तो ये ऐसे ही घूमेगा ना, तो कितना आपका मोमेंट आएगा, फोर्स और इनटू में क्या हो गया ये डिस्टेंस, तो एफ इनटू में डी आपका क्या हो गया
मोमेंट, और ई जो है वो मटेरियल का, ई सिर्फ आता, सी सिर्फ आता, और ई जो होता है वो मटेरियल के अंदर रेजिस्टिंग बता रहा है कि मटेरियल कितना फोर्स रेजिस्ट करेगा, तो वही मोमेंट आपका मोमेंट अप्लाइड नहीं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। जब बाहर से लोड की वजह से जो मोमेंट आता है उसको बोलते हैं अप्लाइड मोमेंट, और अगर ये मटेरियल की मजबूती है, कितना वो लोड सहेगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे में कि आपका ये बीम था, तो बीम के अंदर में बताए थे ना कि अगर इस प्रकार से लोड रहता है W का, तो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आता था, WL²/8। तो ये कौन सा मोमेंट था, अप्लाइड मोमेंट था, कि कितना अप्लाइड हम कर रहे हैं। अब रेजिस्टेंस कितना दे रहा है, तो उसको निकालने का अलग तरीका होता है, अप्लाइड का अलग है, इसका रेजिस्टेंस है। अब क्या होता है कि अगर स्ट्रक्चर को सेफ होना है, तो जो हम अप्लाइड किए हैं वो रेजिस्टेंस के बाद क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हम अप्लाई किए हैं, देखो, और एम अप्लाइड, अगर आपको स्ट्रक्चर को सेफ होना है तो जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो अप्लाइड के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सेफ होता है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का ये तरीका होता है, और अप्लाइड मोमेंट निकालने का ये तरीका जो कि हम टॉस में पढ़े थे। समझ में आया? तो अप्लाइड निकालने का अलग तरीका होता है, रेजिस्टेंस निकालने का अलग तरीका होता है। तो ये मटेरियल के अंदर में हम जाकर के स्टडी किए हैं आरसीसी में, और ये जो है वो बाहर का पढ़े थे कि इतना अप्लाई हुआ, तो 1 बाय 1 करके पढ़ा जाता है। तो ये अप्लाइड मोमेंट है, तो इसका अलग अलग। फिर यही अगर मान लो कि सिर्फ पॉइंट लोड लगा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो WL/8 कितना होता है, WL/4 होगा शायद, ठीक है। तो ये चीज था, तो ये जो है वो अप्लाइड वाला, तो अप्लाइड का तो हम पढ़ चुके हैं, और फिर जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो अप्लाइड का भी हम जिक्र करेंगे वहां पास, और अप्लाइड रेजिस्टेंस के बराबर करके वहां से डायमेंशन वगैरह हम सब निकालते हैं, तो वो तो हम डिजाइनिंग में करेंगे। अभी हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग लिख लो वो पूरा, और बाकी बार फिर हम जब अभी क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से सोल्व आउट करेंगे। ये पूरा क्लियर कब होता है, जब तुम पूरा डिजाइनिंग करोगे ना, तब। अभी तो हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसको लिख लो।